हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो का टॉपिक है एक्सेस कैपेसिटी, अतिरिक्त क्षमता। अतिरिक्त क्षमता किस चीज़ की? उत्पादन की, यानी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार का एक महत्वपूर्ण विशेषता है, बाजार की एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक वास्तविक बाजार स्थिति है। वास्तव में जितने भी बाजार हैं उनका जो नेचर है, उनकी जो प्रकृति है, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारी प्रतियोगिता की जैसी ही है। तो ये एक वास्तविक बाजार स्थिति है। लर्नर्स, मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की ये जो धारणा है एक्सेस कैपेसिटी, इसको समझने के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स के बारे में ज़रूर जानते हो, साथ ही आपको ये भी पता हो कि फर्म का संतुलन किस प्रकार से होता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कैसे होता है, फर्म का क्या स्थिति होती है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में क्या स्थिति हो सकती है, इन सब के ऊपर वीडियोस हैं जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक के लिए उनके बारे में आपको पता होना पहले ज़रूरी है। तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। अभी हम करंट वीडियो पर फोकस करते हैं, जो है एक्सेस कैपेसिटी को कैसे जो है एक मोनोपोलिस्टिक फर्म, कोई भी मोनोपोलिस्टिक फर्म जो है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में कोई भी फर्म जो है वो अपने पास एक्सेस कैपेसिटी क्यों रखती है, या क्या स्थिति होती है अतिरिक्त क्षमता की। तो इस टॉपिक को समझने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम एक और जो बड़ा ही महत्वपूर्ण धारणा है, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको समझें। वो है ऑप्टिमम प्रोडक्शन, यानी इष्टतम उत्पादन। ऑप्टिमम आप अच्छे से जानते हैं कि जितने रिसोर्सेज हैं, जितने हमारे साधन हैं, जितनी हमारी फर्म की उत्पादन क्षमता है, उसका जब पूरा प्रयोग होता है, यानी कि उसमें कोई स्कोप नहीं है किसी भी तरह की वेस्टेज का। मतलब कि अगर एक फर्म की कैपेसिटी जो है प्रोडक्शन करने की, अगर 1000 यूनिट्स की कैपेसिटी है, यानी जितने भी उसके रिसोर्सेज हैं उन सबको यूज़ करके अगर वो 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकती है, तो वो 1000 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन कर रही है, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? ऑप्टिमम प्रोडक्शन। ठीक है। अब ये जो स्थिति है, ये केवल कहाँ देखने को मिलती है? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है। तो एक बार हम पहले ये देखें कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन होता क्या है, तभी हम समझ पाएंगे कि एक्सेस कैपेसिटी क्या है। यहाँ पर हम ले रहे हैं आउटपुट, यहाँ ले रहे हैं प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट, और ये आप अच्छे से जानते हैं लर्नर्स। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसकी वीडियो भी जो है देख सकते हैं, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को। तो ये एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू है, और ये लॉन्ग रन एसी है फर्म की, किसकी? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म की। और ये फर्म की क्या है? लॉन्ग रन की मार्जिनल कॉस्ट है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम हुआ। ठीक है। ये प्राइस है जो ऑलरेडी डिटरमाइंड है। इस प्राइस पर फर्म जो है कितना आउटपुट सेल करेगी? ओके, क्योंकि प्राइस तो कहाँ पर डिटरमाइन होता है परफेक्ट कंपटीशन में? फर्म जो इंडस्ट्री है, यानी डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन होता है, और उस निर्धारित प्राइस पर जो फर्म है वो कितना भी आउटपुट सेल कर सकती है। खैर एनीवेज, यहाँ पर देखिए कि संतुलन देखिए कहाँ पर है। जो लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट कर्व है उसके न्यूनतम बिंदु पर, यानी जो फर्म है वो, इसके बाद क्या हुआ है कि जो एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज होने लग गई है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फर्म अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रही है। तो ये जो स्थिति है ये क्या है? ऑप्टिमम प्रोडक्शन की स्थिति है। दिस इज ऑप्टिमम प्रोडक्शन सिचुएशन। ठीक है। ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन यानी कि कुशलतम या इष्टतम उत्पादन की स्थिति है।
अब लर्नर्स हम जो ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन को या एक्सेस कैपेसिटी को हम देख रहे हैं, ये लॉन्ग रन के में ही हम देख रहे हैं। अब देखिए कि सिमिलैरिटी क्या थी, जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम था फॉर्म का, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में परफेक्ट कंपटीशन में भी perfect competition as well as monopolistic competition, दोनों ही बाजार स्थितियों में लॉन्ग रन के अंदर फर्म को क्या मिल रहे हैं, फर्म को मिल रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स, सामान्य लाभ मिल रहे हैं। लेकिन सिचुएशन क्या है, सामान्य लाभ तो मिल रहे हैं बट परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्शन है वो ऑप्टिमम लेवल पर होता है, यानी ऑप्टिमम यूज है, ठीक है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। बट जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वहाँ पर लेस देन ऑप्टिमम, मतलब कि जितनी की उत्पादन क्षमता है उससे कम उत्पादन होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। और ये जो स्थिति होती है कि जो एक फर्म है वो ऑप्टिमम प्रोडक्शन कितना कर सकती है, ठीक है, मतलब जितने उसके रिसोर्सेज है, जितनी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन कितना है और एक्चुअली वो कितना प्रोडक्शन कर रही है, ऑप्टिमम कितना हो सकता है यानी और एक्चुअल कितना प्रोडक्शन कर रही है, इसके डिफरेंस को ही क्या कहा गया है, एक्सेस कैपेसिटी कहा गया है। ये जो डिफरेंस है यही क्या कहलाता है, एक्सेस कैपेसिटी यानी अतिरिक्त क्षमता कहलाता है। ठीक है, अब इस सिचुएशन को हम देखते हैं डायग्राम से। तो देखिए ये वो डायग्राम है लॉन्ग रन के इक्विलिब्रियम का, मोनोपोलिस्टिक फर्म का, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म का यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता फर्म का। ये एवरेज रेवेन्यू है, मार्जिन रेवेन्यू है, ठीक है, और ये लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट कर्व है जो कि एवरेज रेवेन्यू कर्व को कहाँ टच कर रही है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के डिक्रीजिंग पार्ट पर, ठीक है, यहाँ पर टच कर रही है। ये इसका क्या है, न्यूनतम बिंदु है। यहाँ से फर्म की जो लॉन्ग रन की मार्जिन कॉस्ट कर्व है वो यहाँ से और इसके न्यूनतम बिंदु से होकर के जा रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर ई बिंदु पर क्या मिल गया, फर्म का संतुलन, जहाँ क्या है एनसी और एमआर दोनों इक्वल हैं, तो ये संतुलन हो गया। इस पॉइंट को हम ऊपर लेकर के गए, यहाँ क्या मिल गया, ए पॉइंट, यानी कि क्या हो गया ओपी प्राइस, ठीक है। इस ओपी प्राइस पर फर्म कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, ओ क्यू आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, सेल कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया फर्म का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो फर्म है वो लॉन्ग रन में कहाँ उत्पादन कर रही है, ओपी प्राइस पर ओ क्यू उत्पादन कर रही है। जबकि अभी अभी हमने क्या देखा कि जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म है वो कहाँ पर उत्पादन करती है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के न्यूनतम बिंदु पर करती है। जबकि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फर्म है वो न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन नहीं कर रही है बल्कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के डिक्रीजिंग पार्ट पर उत्पादन कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ लर्नर्स की अगर इसके बाद अभी और भी फर्म उत्पादन बढ़ाती है तो भी उसे हर इकाई आगे उत्पादन बढ़ाने में जो उसकी पर यूनिट कॉस्ट आने वाली है वो हर बार पहले से मतलब डिक्रीज हो रही है, ठीक है, डिक्रीजिंग है अभी, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट आगे उसकी घट ही रही है। तो इट मीन्स उसको अभी भी फायदा है बट फर्म जो है क्या कर रही है, यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं कर रही है, ठीक है, कहाँ कर रही है, इससे कम, कि इवन देन के फर्म और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती है जबकि उसकी प्रोडक्शन करने की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो अभी डिक्रीजिंग है बट वो अपनी पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन यहाँ पर नहीं करती है। तो ये जो लेवल है जिसको हम कहें क्यू स्टार, ये है ओ क्यू स्टार, क्या है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन। अगर एक फर्म चाहे तो कहाँ तक उसको प्रोडक्शन करना चाहिए या कहाँ तक वो कर सकती है, करना कहाँ तक चाहिए उसे, इस तक, क्योंकि यहाँ तक अभी उसकी कॉस्ट जो है वो डिक्रीजिंग
पार्ट में ही है, तो ये ऑप्टिमम है प्रोडक्शन। लेकिन फर्म प्रोडक्शन कर कितना रही है, OQ प्रोडक्शन कर रही है फर्म, तो ये फर्म का क्या हो गया, एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, जो उसने कैसे देखा है, उसके भाई प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से देखा, तो यहाँ पर उसको नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। तो लेकिन जो प्रोडक्शन है वो अपने ऑप्टिमम लेवल पर नहीं जा पाता है। तो ये जो डिफरेंस है कि इतना होना चाहिए, अगर ये परफेक्ट कंपटीशन होता तो ये इतना होता, बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है तो ये कितना है, OQ है। तो ये जो डिफरेंस है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ का, इसी को क्या कहा गया है, एक्सेस कैपेसिटी कहा गया है। इसी को ही अतिरिक्त उत्पादन क्षमता कहा गया है। ठीक है, एक्सेस कैपेसिटी, अतिरिक्त उत्पादन क्षमता इसको कहा गया है। तो अतिरिक्त उत्पादन क्षमता कितनी क्या हो गई हमारी, अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है, एक्सेस कैपेसिटी कितनी आ गई हमारी, OQ स्टार होना चाहिए, है कितना, OQ, मतलब ऑप्टिमम तो इतना है, जबकि एक्चुअली प्रोडक्शन कितना हो रहा है, OQ। तो QQ स्टार ये क्या है, फर्म के पास एक्सेस कैपेसिटी है। ठीक है, एक्सेस कैपेसिटी है फर्म के पास, इतनी अतिरिक्त क्षमता है एक फर्म के पास। अब बात है कि ये जो अतिरिक्त क्षमता है फर्म के पास, ये होती क्यों है, क्या कारण है भाई, क्यों पाई जाती है अतिरिक्त उत्पादन क्षमता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो अल्पकाल के अंदर, तो दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों, क्योंकि अल्पकाल में तो जो फर्म है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, वहाँ पर भी जो ऑप्टिमम यूज़ है वो नहीं हो पाता है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर होता है, क्योंकि वहीं पर ही जो है संतुलन कहाँ मिलता है, इसके न्यूनतम बिंदु पर मिलता है। ठीक है, अल्पकाल में तो ये अगर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट है फिर तो न्यूनतम बिंदु पर मिलेगा, नहीं तो उससे पहले जहाँ पर फर्म को जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, तो वहाँ भी डिक्रीजिंग पार्ट पर ही मिलता होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसका रीज़न क्या है कि ये डिक्रीजिंग पार्ट पर है। ठीक, तो इसलिए अतिरिक्त क्षमता है। इसके अलावा एक तीसरा जो महत्वपूर्ण रीज़न है, महत्वपूर्ण जो इसका कारण है वो ये है कि लॉन्ग रन के अंदर जब एक्सेस प्रॉफिट जब होता है तो क्या होता है कि ग्रुप के अंदर नई फर्म्स एंटर कर जाती हैं। नई फर्म्स के एंटर करने के कारण क्या होता है कि जो डिमांड है वो डिवाइड हो जाती है, जो न्यू फर्म्स हो रही हैं आ रही हैं उनके पास भी डिवाइड हो जाती है। ऐसे में मतलब कि डिमांड अगर बढ़ी है, ठीक है, जैसे नई फर्म्स एंटर करेंगी, नई फर्म्स के एंटर करने से ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में नई फर्म्स एंटर करेंगी, तो नई फर्म के एंटर करने से जो सप्लाई है वो इंक्रीज होगी। अब सप्लाई इंक्रीज हो रही है, लेकिन क्या होता है कि हर एक के हिस्से में, जितने ग्रुप में फर्म्स हैं हर एक के हिस्से में थोड़ी आती है, तो ऐसे में जो फर्म है वो अपनी पूरी की पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी को यूज़ नहीं कर पाती है, वो उससे कम ही यूज़ कर पाती है, क्योंकि सबके हिस्से में जो डिमांड का पार्ट आता है वो थोड़ा आता है। तो इस वजह से भी लॉन्ग रन के अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो है वो एक्सेस कैपेसिटी की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये एक्सेस कैपेसिटी जो है ये बेनिफिशियल है या नहीं है, लाभदायक है या नहीं है, या ये वेस्ट है। तो इस पे अलग अलग अर्थशास्त्रियों की अलग अलग राय है। कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये तो वेस्ट है जी, कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये क्या है, प्रॉफिटेबल है, बढ़िया है, ठीक है, बेनिफिशियल है। तो जो ये कहते हैं कि बेनिफिशियल है, वो ये कहते हैं कि इस एक्सेस कैपेसिटी की वजह से ही क्या होता है, जो वैरायटी ऑफ गुड्स है, यानी कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो हैं मिलती हैं उपभोक्ताओं को प्रयोग करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारी वैरायटीज़ हो जाती हैं, तो उपभोक्ताओं को इससे फ़ायदा है, तो ये बेनिफिशियल है। लेकिन और उससे क्या है कि जो उपभोक्ता है वो कंपैरिजन करके जो वस्तु उनको लगता है कि भाई सस्ती मिल रही है वो उसको परचेज कर सकता है, तो उसको फ़ायदा मिलता है।
लेकिन कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि भाई ये तो वेस्टफुल है, ठीक है, मतलब व्यर्थ है ये। तो उसका क्या है कि वो इसलिए कहते हैं व्यर्थ है कि भाई जब इस तरह से एक्सेस कैपेसिटी फर्म के पास होती है तो उससे क्या होता है कि फर्म अपनी पूरी कैपेसिटी का प्रयोग नहीं कर पा रही है, नहीं कर रही है। उसकी वजह से क्या होता है कि एक ग्रुप के अंदर, ठीक है, ग्रुप क्या है यहाँ पर, इस बात को आप समझिएगा। यहाँ पर बार बार ये जो शब्द है वो इस्तेमाल हो रहा है, ग्रुप क्या है एक्चुअली, एक तरह से कह सकते हैं कि किसी एक वस्तु का उत्पादन करने वाली जितनी भी जो फर्म्स हैं, ठीक है, जो कंपटीशन के अंदर हैं, मोनोपोलिस्टिक फर्म्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक का डिसीजन दूसरे को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा होता है। यहाँ पर जब एक फर्म अपने प्राइस को जो है लोअर करती है, डिक्रीज करती है, और उसकी वजह से जब डिमांड इंक्रीज होती है, तो ऐसा नहीं होता कि वो जो डिमांड है वो जिस फर्म ने प्राइस घटाया है उसी की ही बढ़ेगी, क्योंकि जब एक घटाती है तो कंपटीशन होने की वजह से दूसरे फर्म भी कहीं ना कहीं प्राइस को अपने घटा देती है, तो वो जो डिमांड है वो सब में बट जाती है, शेयर हो जाती है। तो इस तरह से जब फर्म्स के डिसीजन एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं तो वो जो फर्म्स हैं वो सभी ज्वाइंटली, मतलब वो क्या है कि वो ग्रुप कहलाता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वैसे भी जो इक्विलिब्रियम है फर्म का वो इंडिविजुअली भी देखा जाता है और पूरे के पूरे ग्रुप का इक्विलिब्रियम भी देखा जाता है। इन वीडियोस के अंदर हम अभी तक जो है इंडिविजुअल फर्म के इक्विलिब्रियम को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई ऐसे में जो एक्सेस कैपेसिटी होती है, उस एक्सेस कैपेसिटी के कारण जो ग्रुप है ना, ग्रुप के अंदर जो फर्म्स का नंबर है, नंबर ऑफ फर्म्स जो हैं ग्रुप के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बेनिफिशियल नहीं है। अगर तो फर्म एक्सेस कैपेसिटी नहीं रखती है और जितनी उसकी कैपेसिटी उसका पूरा यूटिलाइजेशन करती है और प्रोडक्शन करती है उतना, तो जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं वो क्या रहती हैं, कम रहती हैं। तो ये अलग अलग अर्थशास्त्रियों की अलग अलग राय है एक्सेस कैपेसिटी के बारे में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही लर्नर्स। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक करना ज़रूर, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।